तो बेटे लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इनकम अंडर द हेड सैलरीज, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट क्लास वाला रिवाइज किया होगा। और हमने आपको दो चार छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, सिंपल से क्वेश्चंस थे। तो अगर आपसे बन गए हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन पाए हैं तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आगे चल के जरूर सब क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है सर, तो आइए और हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करेंगे। पहले तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब सैलरी की इनकम निकालते कैसे हैं? तो सैलरी की इनकम निकालने का रूल बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सैलरी क्या होती है सेक्शन 17 ने बता रखा है, और इसमें से सेक्शन 16 माइनस कर दो और आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी। तो ये हमें बताता है कि व्हाट इज सैलरी, और सेक्शन 16 हमें बताता है डिडक्शंस। और ये हमारी सिंपल सी स्टेटमेंट हो गई फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब सैलरी आप पढ़ सकते हैं कि सैलरी के बारे में आपकी बुक ने डिफाइन कर रखा है कि व्हाट इज सैलरी। पेज नंबर है ये 41, और यहां पर आपकी बुक ने डेफिनेशन दे रखी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। आज आपको ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाली, ठीक है, फिर भी मैं रीड करवा देता हूं। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में लिखा है कि सैलरी इंक्लूड्स वेजिस, एन्युटी और पेंशन, ग्रेचुटी, फी, कमीशन, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी, एडवांस सैलरी, any payment received by employee in respect of any period of leave not availed by him, इसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, फिर से लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड, और फिर लिखा हुआ है कि पेंशन स्कीम, ठीक है, और फिर लिखा है कि इन सब को हम बुलाते हैं ग्रॉस सैलरी। और फिर ग्रॉस सैलरी में से हमें दो डिडक्शंस अलाउड होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। और इन सब को करने के बाद हमारी इनकम आ जाती है अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अभी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाली, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे ये आपको समझ में आ जाएगी, और बल्कि आप इसे भूल जाओगे क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों क्यों सर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? बहुत सिंपल है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर देने वाला एम्प्लॉयर है और लेने वाला एम्प्लॉय है, डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। यानी ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को चाहे कैश में कुछ दे चाहे काइंड में कुछ दे, ये सैलरी है। ठीक है, और ये सैलरी दो तरह की होगी, या तो ये टैक्सेबल होगी या फिर ये एग्जेम्प्ट होगी। अगर ये एग्जेम्प्ट होगी तो हमारे पास सेक्शन 10 बता देगा कि ये एग्जेम्प्ट है, और जो एग्जेम्प्ट होती है उसे हम अपनी सैलरी में इंक्लूड ही नहीं करते, डोंट इंक्लूड इट।
यानी सबसे पहले और सबसे सिंपल सा लॉजिक, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया है, वेदर इन कैश वेदर इन काइंड, तो वो सैलरी है। नाम उसका कुछ भी हो सकता है, वो सैलरी है। और हमने पढ़ना सिर्फ ये है कि क्या उसकी कोई गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है, एग्जेम्पशन दे रखी है तो बाहर कर दो, और नहीं तो उसको टैक्स कर दो। इसलिए आपको डेफिनेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है जानने की। ठीक है सर। अब सैलरी को हम चैप्टर, जो बड़ा सा चैप्टर है, इसे 2-3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़े बहुत बेसिक टर्म्स बता दूंगा, जिसमें कोई खास टेक्निकल इशू ही नहीं है। उसके बाद हमारी सैलरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अलाउंसेस। एक हमारे सैलरी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परक्यूजिट्स, और एक हमारी सैलरी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एक इसमें से डिडक्शंस माइनस कर देना अंडर सेक्शन 16, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है सर, कितना आसान है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो बहुत ही आराम आराम से हम आपको समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा चलिए कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। नंबर 1, हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी। लेकिन इसी सैलरी के कुछ सिनोनिम्स भी हैं, सिमिलर नेम्स भी हैं। लिखा नहीं हो तो कई बच्चा कहेगा कि सर वेजेस थोड़ी ना टैक्सेबल होती हैं, कहीं लिखा ही नहीं है। ये देखो, सबसे ऊपर लिखा था सैलरी इंक्लूड्स, मतलब सैलरी के मतलब में वेजेस भी आती हैं। ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को सैलरी मिले या किसी पर्सन को वेजेस मिले, जो भी मिलेगी, गवर्नमेंट कह रही है कि ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सर एन्युटी क्या होता है? एन्युटी का मतलब होता है एनुअल पेमेंट। अब बच्चा कह रहा है सर सैलरी तो मंथली होती है, एनुअल पेमेंट कहां से आ गई? कभी कभी कुछ रिटायरमेंट के केसेस में हमें एनुअल पेमेंट भी मिलती है, और गवर्नमेंट कह रही है कि ये फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है सर, तो हमने पढ़ना क्या है? हमने तो पढ़ना है बेटे कि क्या क्या एग्जेम्प्ट है। तो जो फुल्ली टैक्सेबल है पहले वो बताते जाते हैं कि फुल्ली टैक्सेबल है। अच्छा, सैलरी को कई बार ना हम बेसिक सैलरी के नाम से भी बुलाते हैं, बेसिक। अब बच्चा कह रहा है सर ये बेसिक सैलरी क्या होता है? देखो, जब भी किसी एम्प्लॉय को जॉब पर रखा जाता है तो उसे बताया जाता है कि देखो हम आपको सैलरी के नाम पर क्या क्या देंगे। कुछ चीजें तो फिक्स्ड हैं, छोटे से छोटे एम्प्लॉय को भी मिलती हैं। पहला, बेसिक, इसे आप बेसिक सैलरी कहो या इसे आप बेसिक वेजेस कहो। मतलब सैलरी कभी भी ऐसे नहीं मिलती कि सिंपली आपको लगता हो कि हाँ सैलरी 5 लाख रुपए साल की सैलरी मिल गई। नहीं, इसके बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बड़े सारे पार्ट होते हैं। जैसे जैसे आप सैलरी को समझना शुरू करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो आपको पता चलेगा कि सैलरी के नाम पर कई सारी टर्म्स हैं जिनको जोड़ करके सैलरी कहा जाता है। तो एक तो होता है बेसिक सैलरी। गवर्नमेंट कह रही है कि बेसिक सैलरी या बेसिक वेजेस हमेशा हमेशा क्या है? पूरी तरह से टैक्सेबल है। ये बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ मिल रही है तो उसके अंदर बेसिक जो होगा वो बहुत थोड़ा होगा। बेसिक सैलरी के साथ साथ हर एक एम्प्लॉय को मिलता है डियरनेस अलाउंस।
इसे बोलते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है टू कंपेंसेट इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई का हमारे जीवन पर प्रभाव आता है। आप देखते हो गवर्नमेंट डाटा देती है कि इस मंथ इन्फ्लेशन इतनी रही, अगले मंथ इन्फ्लेशन इतनी रही। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से जो एम्प्लॉय है वो कहता है कि मेरी सैलरी पूरी नहीं पड़ रही। तो एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉयर उसकी पूरी सैलरी नहीं बढ़ाता, वो कहता है इन्फ्लेशन का एक पार्ट मैं आपका इंक्रीज कर दूंगा। तो इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए हर एम्प्लॉय को एक सम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, और डियरनेस अलाउंस सभी बच्चे मेरी बात समझ लेंगे अच्छी तरह से कि इसका नाम अलाउंस है तो क्या हुआ? डियरनेस अलाउंस इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है सर, डियरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? पहले हम ये डिडक्शन वाला पार्ट समझ लेते हैं, और जब डिडक्शन वाला पार्ट समझ लेंगे तो फिर एक एक करके इन चीजों पर वापस आ जाएंगे। छोटा सा पार्ट है डिडक्शन, तो पहले हम डिडक्शन समझ लेते हैं। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। फ्रॉम सैलरी, सैलरी को हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। धीरे धीरे समझ जाएंगे सब चीजों को। तो फ्रॉम ग्रॉस सैलरी या फ्रॉम सैलरी टू डिडक्शंस आर अलाउड अंडर सेक्शन 16। नंबर 1, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और नंबर 2, प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो हमें सैलरी में से दो डिडक्शंस अलाउड हैं। देखिए, अभी आप सैलरी को जानते नहीं है, लेकिन जो भी सैलरी होता है इन सबको जब हम टोटल कर लेते हैं तो बनता है ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से केवल दो डिडक्शंस हमें अलाउड होती हैं, एक होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस और दूसरा ये होता है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, या इसे एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स भी बुलाते हैं। ठीक है सर, अब ये सब ना बुक में ना आगे पीछे करके दिया होता है, तो हम कभी भी ऐसी बात नहीं है कि बुक के सीक्वेंस में नहीं चलेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे, लेकिन कभी कभी ना हम बुक के सीक्वेंस को किसी वजह से ब्रेक भी करेंगे। तो आपकी बुक में ये बातें आगे दी हुई होंगी, लेकिन मैं इन बातों को भी पहले ही डिस्कस कर लूंगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। चलिए जी, अब मेरे साथ साथ सभी बच्चे पहले हेडिंग डालेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस। नंबर 1, एंटरटेनमेंट अलाउंस। सेक्शन 16 सब सेक्शन या क्लॉज 2। ठीक है सर, सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर ये एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? तो पहले तो सभी बच्चे ये बात समझ लेंगे कि अलाउंस मींस अमाउंट पेड इन कैश टू द एम्प्लॉय
फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ कैश पेमेंट देता है तो हम उसे अलाउंस बोलते हैं, और इसका नाम है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब सर ये एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? अब एम्प्लॉय कह रहा है कि देखो, एम्प्लॉयर से कह रहा है कि मैं आपके क्लाइंट्स के साथ अपना सर फोड़ता रहता हूं, बहस करता रहता हूं, उन्हें एंटरटेन करता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, क्वेश्चन का जवाब देता हूं, थक जाता हूं। अब बेटे, तरह तरह के एम्प्लॉय जो है ना, बहाने ढूंढता है अपने एम्प्लॉयर से सैलरी बढ़ाने के। तो एम्प्लॉयर कह रहा है अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे कस्टमर्स के साथ डील करते हो, बाकी लोग तो अंदर ऑफिस में बैठे रहते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, तुम्हारी दिक्कत थोड़ी ज्यादा है, तो ऐसा है मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट अलाउंस दे देता हूं, मतलब एक्स्ट्रा कंपेंसेशन दे देता हूं। आपको ना समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉय को अलग अलग किस्म के वर्क असाइन होते हैं एम्प्लॉयर से। कुछ लोग तो अपना अंदर से कंप्यूटर पे बैठे चुपचाप काम करते रहते हैं, बॉस ने बोला अच्छा ये काम कर दो, ठीक है सर मैं काम कर रहा हूं। जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ने आते हैं, या आप अपने कॉलेज में जाते हैं, या आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो आप रिसेप्शन के साथ डील करते हैं। रिसेप्शन वाले लोग कहते हैं पता नहीं तरह तरह के लोग आते हैं, हमसे 100 सवाल पूछते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो बेटे उनके काम में थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम है, या उनके काम में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत है। वो कह रहे हैं हम नहीं बैठेंगे रिसेप्शन पे, किसी और को बैठा लो, मुझे अंदर का काम दे दो, क्योंकि बाहर बैठने में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, तुम्हारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं तो उसके लिए मुझसे कुछ एक्स्ट्रा कंपेंसेशन ले लो, तो उसका नाम रख दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब ये एम्प्लॉयर की मर्जी है कि वो अपने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस देगा या नहीं देगा। इनकम टैक्स में तो सिर्फ ये बताना है कि अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो हम इसे टैक्स करेंगे या हम इसको छोड़ देंगे, दैट्स इट। ठीक है सर, तो ये बताओ करना क्या है? मैंने कहा ये सबसे पहले लिखिए, इफ एम्प्लॉयर pays some amount to the employee, क्यों दे रहा है? for the entertainment of कस्टमर्स या क्लाइंट्स के एंटरटेनमेंट के लिए दे रहा है, देन इट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। देन इट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है। नाउ एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको दिया होगा सिंपल सा अमाउंट कि हमें इतना एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, वेदर गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट। यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी मिल सकता है एम्प्लॉयज को, और ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिल सकता है। तो जिस एम्प्लॉय को भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, आप जब उसकी सैलरी की इनकम कंप्यूट करोगे तो सैलरी इनकम कंप्यूट करते हुए पहले इसको जोड़ देना, यानी पहले इनकम में दिखाना क्या मिला था। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला था तो पहले इनकम में दिखाना। और मैंने बताया था जब सारे सैलरी के कंपोनेंट जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। तो यानी ग्रॉस सैलरी का एक कंपोनेंट होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, और उसके बाद इसे माइनस कर देना। ठीक है, लेकिन किस केस में?
ठीक है, पहले इसे इंक्लूड करना, चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय था या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, देन डिडक्शन इज अलाउड, किसको मिलेगी? ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसका मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। अच्छा जी, कितनी मिलती है? लिखेंगे द डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज to the extent of minimum of following। अब पूरे सैलरी चैप्टर के लिए ना अब आप तैयार हो जाएं कि गवर्नमेंट हमेशा कहेगी कि आपको डिडक्शन मिला करेगी, एग्जेम्पशन मिला करेगी, कितनी मिला करेगी? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। यानी वो 2-3 क्लॉजेस बता देंगे और कहेंगे इन 2-3 क्लॉजेस को कैलकुलेट कर लो और जो भी सबसे कम होगा वो आपको माइनस मतलब छूट दी जाएगी। गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो ज्यादा से ज्यादा लेती है, लेकिन जब गवर्नमेंट छूट देती है तो उसमें भी कम से कम देती है, इसलिए हमेशा मिलेगा मिनिमम। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, बच्चों का पता नहीं है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, 20% ऑफ बेसिक। बेसिक मतलब बेसिक सैलरी कह लो, बेसिक पे कह लो, बेसिक वेजेस कह लो। और नंबर 2, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। जो भी बेसिक पे है उसका 20% कंप्यूट करो। बेसिक पे मतलब बेसिक पे, और कुछ नहीं लेना। कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला था वो बताओ। और तीसरा, एक लिमिट भी सरकार लगाती है, कहीं इससे ज्यादा कोई बेनिफिट ना ले जाए, तो ₹5000। तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। बहुत सिंपल डिडक्शन है, तो अभी हम इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन ढूंढ के आपको जरूर करवा देंगे, लेकिन मैं पहले दूसरी डिडक्शन भी लिख दूं, फिर एक साथ ही आपके साथ बात कर लूंगा। दूसरी डिडक्शन है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। अब क्या है, हमारी गवर्नमेंट को ना टैक्स लेने की बहुत आदत है। आप बिजनेस करते हो, इस बात का भी टैक्स दो। सर मैं बिजनेस करता हूं तो बिजनेस से कमाता हूं, कमाई पे टैक्स देता हूं। ठीक है, कमाई पे तो टैक्स दो, लेकिन बिजनेस पर भी तो टैक्स दो। सर मैं जॉब करता हूं, इनकम कमाता हूं, इनकम पे टैक्स देता हूं, तो ठीक है, आप जॉब करते हो, इस बात का भी टैक्स दो। समझ में आ रहा है? आप तो सैलरीड व्यक्ति हैं और सैलरीड व्यक्ति से गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम कह रहे क्यों? गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, आप हमारे शहर में नौकरी करने क्यों आते हो? क्योंकि हम यहां पर नौकरी के अवसर आपको बना के देते हैं, और इन अवसर को बनाने के लिए हमारे पास कुछ खर्चा लगता है, तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हम कह रहे बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप परेशान क्यों हो रहे हो?
आपको तो पता है, हमें जब भी कोई टैक्स लगाना होता है तो उसकी पावर तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसीलिए हम आपको ये टैक्स लगा रहे हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 276 of Constitution of India, state governments oblique local authorities are empowered, उन्हें ताकत दी जाती है to charge टैक्स ऑन ट्रेड, चाहे किसी ट्रेड के ऊपर लगा लो, प्रोफेशन के ऊपर लगा लो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लगा लो। यानी सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अच्छी बात भी की, क्या? हाउएवर दिस टैक्स कैन नॉट एक्सीड रुपीज 2500 पर एनम, 2500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और इसका सिंपल सा रूल है, दिस डिडक्शन इज अलाउड इफ इट इज एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। देखिए, अब आप कहते हो कि गवर्नमेंट से कि देखो हमने सैलरी कमाई, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए साल की सैलरी अर्न की, और आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट से कि आपने हमसे 2500 रुपीज का टैक्स भी तो चार्ज कर लिया, तो जो इनकम होती है वो होती है नेट। नेट मतलब खर्चा काटने के बाद। तो अगर आपने 5 लाख रुपए सैलरी अर्न की है, जिसके लिए आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, और उस टैक्स का नाम है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने दिया है, मतलब एम्प्लॉय ने दिया है, तो आप 5 लाख में से माइनस कर लो। ठीक है? और अगर ये टैक्स आपने नहीं दिया है, जबरदस्ती आपने अपने एम्प्लॉयर से भरवा दिया, तो फिर तो आपका खर्चा ही नहीं हुआ, फिर आप माइनस भी नहीं करोगे। यानी प्रोफेशनल टैक्स आप माइनस कर सकते हो अगर ये एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय हो। इसका मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगी इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है? ठीक है सर, ये तो छोटी सी बात थी। सर कितनी डिडक्शन मिलेगी? गवर्नमेंट कह रही है कि हमने आपसे जितना टैक्स लिया हो वो माइनस कर देना, और गवर्नमेंट आपसे 2500 रुपीज से ज्यादा टैक्स ले नहीं सकती। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई स्टेट्स में ये अभी तक लिया ही नहीं जाता। कुछ स्टेट्स में लिया जाता है, जिन स्टेट्स में लिया जाता है ये डिडक्शन केवल उन्हीं स्टेट्स वालों को मिलती है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ये टैक्स नहीं लगता, इसलिए दिल्ली के अंदर इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। यानी मेरे पास दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सिर्फ एक ही डिडक्शन है, विच इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले आपने अपनी सैलरी के अंदर इंक्लूड करना है, और फिर आपने मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 की डिडक्शन दे देनी है। क्या याद करेंगे? 20% ऑफ बेसिक, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और ₹5000, विच एवर इज लेस। मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं इसका कोई। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन मिला है, आइए पढ़ के देखते हैं। यहां लिखा है, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट gets ₹30,000 per month as basic salary and is entitled to 1500 rupees per month as entertainment allowance। 1500 रुपए पर मंथ के उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिल रहा है।
कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 फ्रॉम ग्रॉस सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। चलिए, सबसे पहली बात तो वो कौन सा एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलती है। ठीक है, कितनी मिलती है? 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑन एनुअल बेसिस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5000 विच एवर इज लेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 4.10, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। तो वैसे तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि डिडक्शन बताओ, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे पूरी पूरी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। तो सैलरी के अंदर सबसे पहली बेसिक है। बेसिक मिलता है 30,000 रुपीज पर मंथ, तो ये हो गया सर 3,60,000 पर एनम। प्लस क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ होता तो मैं उसको भी 12 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देता। ये दो बातें मैंने आपको बता रखी हैं। प्लस सर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, तो बेटे एंटरटेनमेंट अलाउंस आपकी कमाई है, इसीलिए पहले इसे ऐड करोगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस बेसिक से अलग मिल रहा है आपको, इसीलिए इसको पहले आप ऐड करोगे, तो ये हो गया सर 18,000। और कुछ मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं है, कुछ और दिया होता तो वो भी जोड़ लेता। इन सब को जोड़ लेने के बाद इसका नाम होता है ग्रॉस सैलरी, 3,78,000। आप पढ़ के देख लीजिए मैंने क्या लिखा था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले सैलरी की इनकम में ऐड कर लेना। लो, मैंने ऐड कर लिया। फिर इसमें से डिडक्शंस को लेस करना। दो डिडक्शन सेक्शन 16 में मुझे मिलती हैं, और जिसमें से एक ही डिडक्शन मुझे दी हुई है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। कितनी मिलेगी? नीचे बनाएंगे नोट। एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन is allowed up to minimum of following three amounts। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वही डिडक्शन आपको मिलेगी। अब बेटे इनकम टैक्स की खासियत यही है कि आपको प्रोविजंस याद होने चाहिए। तो पहला प्रोविजन 20% ऑफ बेसिक, तो बेसिक था सिर्फ 3,60,000, तो 20% ऑफ 3,60,000, तो ये आ गया सर 72,000। दूसरा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सर अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है 18,000। तीसरा, ₹5,000। मुझे ढूंढना है कि इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है। तो सर मिनिमम है 5,000, इसका मतलब 5,000 रुपीज कम कर लो। अब जो आपका फाइनल अमाउंट आया उसे हम नाम दे देंगे नेट सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। बस खत्म। लेकिन प्रोविजन याद करना पड़ेगा। बताइए क्या रूल था? आगे से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भूल मत जाना, सबको मत दे देना। डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कितनी डिडक्शन मिलेगी? मिनिमम। किसका मिनिमम? 20% ऑफ बेसिक, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड ₹5,000। खत्म। सिंपल है।
लेकिन धीरे धीरे आपके रूल्स बढ़ते चले जाएंगे और बाद में परेशानी यही आती है कि सर कितने सारे रूल्स हैं, याद रखें तो प्रैक्टिस से ही याद होंगे। चलिए, डिडक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आ जाते हैं वापिस, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि सैलरी के अंदर एक तो होती है बेसिक टर्म। बेसिक टर्म में तो मैंने आपको एक तो बेसिक बता दी, एक मैंने आपको डियरनेस अलाउंस बता दिया, और डिडक्शंस में मैंने आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस बता दिया, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये भी बता दिया। तो दो अलाउंसेस कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ अलाउंसेस की। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस, अदर देन डियरनेस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, इन दोनों को छोड़ करके अब हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस के बारे में। अब बेटे हमें ब्रॉडली कौन कौन से अलाउंसेस को डिस्कस करना है। सबसे पहला अलाउंसेस का राजा, जैसे फलों का राजा, सब्जियों का राजा, ऐसे अलाउंसेस का राजा, इसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस, HRA। मतलब ये ऐसे नहीं है कुछ पहला है कुछ बाद में है, मतलब ये सारे हमने पढ़ने हैं, ठीक है सर। लेकिन ये अलाउंसेस ना थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आज की क्लास में, अब क्योंकि आधी क्लास बीत चुकी है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टू बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आ गए अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। तो हमारी बुक कहती है कि ऑफिस में काम करने के लिए हमें कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, उन्हें हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएगा अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, और फिर आ जाएगा स्पेशल अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्पेशल अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो तीन चार मैंने ब्रॉड कैटेगरी के अलाउंसेस आपको समझाने हैं। हाउस रेंट अलाउंस हम आज की क्लास में नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि समय कम रह गया है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। यानी ऑफिस में काम करने के लिए हमें कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अलाउंसेस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है। आइए जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। Following allowances are exempt up to minimum of
अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट। दो बातें हम आपसे पूछेंगे, कितना मिला था और कितना खर्च किया था। दोनों में से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट कर देंगे और बाकी बचा हुआ टैक्स कर देंगे। ठीक है। या ऑल्टरनेटिवली आप इसे ऐसे समझ सकते हो, आप कह सकते हो फॉलोइंग अलाउंसेस इफ saved then it is taxable। खर्च कर दिया तो खत्म, लेकिन अगर आपने इन्हें बचा लिया तो सरकार कहती है फिर तो आपकी कमाई हो गई। कमाई हो गई तो आपको इसे टैक्स कराना पड़ेगा। ठीक है सर। इसमें टोटल 6 अलाउंसेस हैं। आइए जी, मैं आपको बुक से 6 अलाउंसेस का नाम बताता हूं। ठीक है। और यहां पर बुक ने बता रखा है कि ये वो अलाउंसेस हैं जो कि एग्जेम्प्ट होंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और द अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। जिसे मैंने कहा दूसरी भाषा में, खर्च कर दोगे तो खत्म, बचा लोगे तो टैक्सेबल। देखो जी, ट्रैवलिंग, इसका मतलब, ट्रैवलिंग का मतलब पहले आप समझो। मैं दिल्ली में जॉब करता हूं, मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि ऐसा है, कल आपको बेंगलोर जाना है, परसों आपको लखनऊ जाना है, फिर आपको जयपुर जाना है, फिर आपको मुंबई जाना है। मतलब मुझे दौड़ाते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर दौड़ाते रहते हैं। मैंने कहा देखो, जो सैलरी आप मुझे देते हो वही सैलरी आप उन लोगों को भी तो देते हो जो आपके ऑफिस में काम करते हैं, तो मैं बाहर क्यों जाऊं, दौड़ता रहता हूं। ये भी कोई जिंदगी है? कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी रिक्शा में। अगर लोग घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, रिलैक्स होने जाते हैं तो मजा आता है। अगर ऑफिस के काम से दौड़ना पड़े तो बहुत टेंशन होती है, और टेंशन के साथ साथ खर्चे बढ़ जाते हैं। पूछो ट्रैवलिंग वालों से कि तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। ट्रैवलिंग में हमेशा खर्चा बढ़ जाता है। तो एम्प्लॉयर ने कहा एम्प्लॉय को कि ठीक है, तुम ट्रैवलिंग करते हो तो मैं तुम्हें ट्रैवलिंग के लिए ना अलग से कुछ पैसे दूंगा। उसको नाम बोलते हैं हम ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है। और यहां पर साफ सी बात है, रूल बहुत सीधा है। कितना ट्रैवलिंग अलाउंस मिला और कितना आपने ट्रैवलिंग में खर्च किया, दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट कर देंगे और बैलेंस बचा हुआ टैक्स कर देंगे। अब यहां पर एम्प्लॉय की होशियारी यही तो है कि वो कहेगा कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा खर्च हो गया। ना एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा और ना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, वो सारा दिखा देगा कि मैंने सारा खर्च कर दिया। तो पहले समझो, ट्रैवलिंग अलाउंस, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अलाउंस मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें ट्रैवलिंग की वजह से मिलता है डेली अलाउंस। यानी ये दोनों अलाउंस ना साथ साथ ही मिलते हैं। डेली अलाउंस उन्हीं को मिलता है जो ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है सर। सर कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? व्हाट इज कन्वेंस अलाउंस? अब देखो, ये तो था एक शहर से दूसरे शहर के लिए। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है कि मैंने अपने ऑफिस के काम के लिए अपने एम्प्लॉय को कभी बैंक भेजा, कभी मैंने कहा यार वो उस क्लाइंट से चेक लेके आना है, यार वो उस क्लाइंट को ये चिट्ठी पकड़ा के आनी है, फलाने क्लाइंट से ना सी फॉर्म लेके आना है। डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज हैं। कल सेल टैक्स ऑफिस में जाकर के ये लेटर दे के आओ, कल ये रिटर्न भर के आओ, सीए को ये दे के आओ। तो मेरा एम्प्लॉय इधर से उधर दौड़ता रहता है, शहर से बाहर नहीं जाता, लेकिन शहर में ही ऑफिस आने के बाद मेरे ऑफिस के कामों से इधर उधर जाता रहता है। तो उसका कन्वेंस खर्च होता है। वो कहते हैं सर मेरा कन्वेंस खर्च होता है। हमने कहा यार देख, तू रोज रोज बार बार कन्वेंस की बात मत किया कर, मेरे से 3,000 रुपए हर महीने रख ले, जो भी ऑफिस के काम हो अपने आप कर लिया कर।
समझ में आ? यानी शहर में ही ऑफिस के कामों से अगर मैं किसी को भेजता हूं और उसे मैं अलाउंस दे देता हूं तो उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। ठीक है। यहां लिखा है कि एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। ठीक है। और यहां लिखा है कि एक्सपेंडिचर ऑन जर्नी फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक टू रेजिडेंस शेल नॉट बी ट्रीटेड एज कन्वेंस। यानी घर से ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना, उसे कन्वेंस नहीं कहते। कन्वेंस किसे कहते हैं? ऑफिस से भेजा गया ऑफिस के ही काम के लिए, उसे कन्वेंस कहते हैं। ठीक है सर, इसका रूल भी क्या है? इसका भी रूल यही है कि कितना कन्वेंस के लिए अलाउंस मिला था और कितना आपने खर्च कर दिया। जो दोनों में से कम था वो एग्जेम्प्ट है और जो बच गया वो टैक्सेबल है। और एम्प्लॉय की होशियारी है, सर कुछ बचा ही नहीं। तो ट्रेवलिंग वालों को डेली कन्वेंस, हेल्पर अलाउंस। सर ये काम मेरे से नहीं होता, एक और आदमी रख लो। एम्प्लॉयर ने कहा छोड़, तेरे को मैं एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूं, काम अपने आप किसी को पकड़ लाया कर, करवा दिया कर। इट इज कॉल्ड हेल्पर अलाउंस। यानी मेरे से असिस्टेंट मत मांगो, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं, जब जरूरत पड़े तब बाजार से हेल्पर बुला करके असिस्टेंट को पैसे दे दिया करो, जरूरत ना पड़े अकेले कर लिया करो। उसने कहा ठीक है, अकेले करूंगा तो पैसे तो बचेंगे। एकेडमिक अलाउंस। आप देखते हो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना ही नहीं आता एम्प्लॉय को। अब गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा एम्प्लॉय चाहिए तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। गवर्नमेंट को यह नहीं पता कि अगर आपको एम्प्लॉय को इंप्रूव करना है तो उसे एकेडमिक के लिए कुछ पैसे दो। मैं अपने एम्प्लॉय से कह रहा हूं देखो आजकल के जमाने में कंप्यूटर आना चाहिए, वो कहता है मुझे कंप्यूटर नहीं आता। मैंने कहा ले पैसे पकड़, जा कंप्यूटर सीख के आ। एम्प्लॉय कह रहा है सर ये पैसे से मेरे को क्या फायदा? मैंने कहा तेरे को कोई फायदा नहीं है, तू कंप्यूटर सीख करके आ जा। सरकार ने कहा ठीक है भाई, ये पैसे तेरी पढ़ाई के लिए है ना, तू जा इसको खर्च कर दे, हम तेरे से इस पर टैक्स नहीं मांगेंगे, लेकिन खर्च तो कर। एकेडमिक अलाउंस मतलब अपने एम्प्लॉय को एजुकेट करने के लिए अलाउंस दिया गया, और वो जो उसने फीस भर दी वो टैक्स नहीं होगी, जो बचा ली वो टैक्स हो जाएगी। इसी तरह से आता है यूनिफॉर्म अलाउंस। आप जाते हैं देखते हैं शॉप में हर एक किसी एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म पहन के रहेंगे। मैकडी में चले जाइए, डोमिनोज में चले जाइए, वो यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं और अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन करते हैं। अच्छा लगता है, ब्रांड वैल्यू लगती है, कंफ्यूजन नहीं होती। कई लोग दुकान में जाते हैं और कस्टमर से कहते हैं भाई साहब ये सामान है, वो नाराज हो जाते हैं, कह रहे यार तुमने मुझे क्या नौकर समझा हुआ है, तुमने मुझे दुकानदार समझा हुआ है, मैं तो तुम्हारी तरह एक कस्टमर ही हूं। तो इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो, और एम्प्लॉय को हम कहते हैं कि आप यूनिफॉर्म पहन करके आइए। एम्प्लॉय कहता है भाई एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म को मेंटेन करने का अलग से खर्चा होता है, मैं घर के कपड़े पहन के आ जाता तो कोई बात नहीं थी। अब आप कह रहे हो स्पेशल किस्म की यूनिफॉर्म पहनो, उसकी सफाई करो, उसको बढ़िया से प्रेस कराओ, तो खर्चा नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने कहा तो हम उसके लिए आपको अलग से प्रोविजन दे रहे हैं यूनिफॉर्म अलाउंस का। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, जो आपको यूनिफॉर्म का अलाउंस मिला तो यूनिफॉर्म की रख रखाव में जो खर्चा हुआ वो आप माइनस कर लो, जो बच जाएगा उस पर टैक्स दे दो। तो टोटल गिनती करके बताओ कि मैंने आपको कितने अलाउंसेस बताए। देयर आर 6 अलाउंसेस। ठीक है, 6 अलाउंसेस बताए। पहला ट्रेवलिंग वन सिटी टू अनदर सिटी। दूसरा डेली, ये मिला क्योंकि ट्रैवलिंग करने वालों के खर्चे बढ़ जाते हैं इसलिए मिला। तीसरा कन्वेंस, अच्छा जी,
कन्वेंस। चौथा हेल्पर, एकेडमिक और यूनिफॉर्म। बस आपने बेटे इनके नामों को याद रखना है। अब सर इनके नाम कैसे याद रहेंगे? तो इन सब के पहले पहले अल्फाबेट उठा लो। तो टोटल ये जो 6 अल्फाबेट हैं, इससे याद करने के लिए हमारे पास दो तरह की ऑप्शन है। पहला DTC हुआ, डी मतलब डेली, टी मतलब ट्रेवलिंग, सी मतलब कन्वेंस। डेली, ट्रेवलिंग और कन्वेंस, ये तीनों ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। हेल्पर, यूनिफॉर्म और एकेडमिक, DTC हुआ। खत्म। रूल बहुत सिंपल है। जो अमाउंट रिसीव हुआ और जो अमाउंट खर्च किया, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट टैक्स हो जाएगा। या फिर कुछ लोग इसे याद करते हैं कैट हुड। ठीक है, वही 6 अल्फाबेट हैं, चाहे DTC हुआ से याद कर लो, चाहे कैट हुड से याद कर लो। ठीक है, रूल क्या है? जितना अमाउंट मिला और जितना अमाउंट स्पेंट हुआ, दोनों में से जो भी मिनिमम था वो एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग पार्ट इज टैक्सेबल। ठीक है, तो इस बात को सर छोटा सा एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैंने कहा ये अब क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि सर अगले वाले अलाउंसेस को भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर एक साथ ही क्वेश्चन पढ़ा देंगे, इसमें था ही क्या, सिंपल सी तो बात थी। इसमें पढ़ लिया ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो टैक्सेबल इफ सेव्ड, और टेक्निकल भाषा में कहूं तो रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस। दोनों बातें आपको लिख दी, जैसे मर्जी याद कर लेना। अच्छा जी, अब आता है मेरे पास अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंस। चलिए जी, अब मैं सोच रहा हूं कि इसको क्या अगली क्लास के लिए छोड़ दूं, तो इसका कुछ क्वेश्चन करवा दूं। चलो जी, क्वेश्चन आगे कर लेते हैं। चलिए, अलाउंसेस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस या पर्सनल नीड्स। ठीक है, इन्हें अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया? क्योंकि इनके बारे में ये है कि these allowances are exempt up to amount received or limit specified whichever is less। ऊपर वाला था अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट
यहां पर हो गया अमाउंट रिसीव्ड या फिर लिमिट, यानी यहां पर लिमिट सरकार बताती है और कहती है इससे ज्यादा आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां पर सरकार ने क्या कर दिया, लिमिट लगा दी, और यह बहुत ही बुरी बात है कि सरकार ने यहां पर लिमिट लगा दी। नंबर 1, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अरे भाई, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों को पढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर से आपको एक्स्ट्रा मुआवजा मिल रहा है। मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम का पैसा मिला है, क्या ये एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? गवर्नमेंट ने कहा देखो, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा जी, अमाउंट कितना मिला ये तो एम्प्लॉयर बताएगा कि वो अपने एम्प्लॉय को कितना देता है। अब लिमिट सुनो, आपको हंसी आएगी। यहां पर लिमिट है एग्जेम्प्ट अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, या फिर अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लेस। अब बताओ, क्या आपका एम्प्लॉयर आपको बच्चों की पढ़ाई के नाम के सिर्फ 100 ही रुपए देगा? उसे भी शर्म आएगी, यार क्यों दे रहा हूं। लेकिन सरकार कह रही है मुझे कोई शर्म नहीं आती ये कहने में कि इसमें 100 रुपए पर मंथ की ही एग्जेम्पशन मिलेगी, वो भी 2 बच्चों के लिए। खैर ये पर्सनल मैटर है कि कोई भी इंसान, उसकी मर्जी है, वो 2 बच्चे पैदा करे, 4 करे, 5 करे, 50 करे। महाभारत में थे ना 100 कौरव थे। खैर छोड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, एक अच्छे काम के लिए भी एग्जेम्पशन देने में सरकार को कितनी तकलीफ है। वो कह रहे हैं 100 रुपए से ज्यादा की नहीं देंगे, और ये लिमिट गवर्नमेंट ने ना कई सालों से बढ़ाई भी नहीं है, और गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट बढ़ाने वाली भी नहीं है। हमें इस पे बहस भी नहीं करनी, हमें सिर्फ रूल याद करना है कि अगर किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है, तो सरकार कह रही है कि जितना अमाउंट मिला है या 100 रुपीज पर मंथ, दोनों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट कर देंगे, और 2 बच्चों से ज्यादा अगर मिल रहा है तो एग्जेम्पशन सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। खत्म। सर आजकल तो बच्चे जिद करते हैं हॉस्टल में जाके पढ़ेंगे। अब हॉस्टल का खर्चा बढ़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो गवर्नमेंट कह रही है अब ये आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या फिर ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों के लिए ये आपको मैक्सिमम मिल सकता है, और एक बच्चे के लिए 300 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है सर। नंबर 2। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो बेटे ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना, ये होता है ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना, ट्रैवलिंग अलग है, कन्वेंस अलग है, और ट्रांसपोर्ट अलग है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट कह रही है एक नॉर्मल पर्सन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी 1600 पर मंथ, और ये लिमिट इस साल से बढ़ा दी गई है। पिछले साल से ये 88 ओनली 800 होती थी, अब इसे इंक्रीज कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास अगर पुरानी बुक होगी ना, तो वहां 800 लिखा होगा, करेक्ट करके 1600 कर लेना।
लेकिन अगर कोई ब्लाइंड हो या कोई ऑर्थोपेडिक हो, विकलांग टाइप का व्यक्ति हो, तो उसके लिए ये डिडक्शन डबल हो जाती है। तो ये एग्जेम्प्ट होगा अप टू 3200 रुपीज पर मंथ। ये लिमिट है, और आपको पता है इन सब में क्या होगा, लिमिट या अमाउंट रिसीव्ड, विच एवर इज लेस। कहीं सिर्फ लिमिट याद कर लो और ब्लाइंडली लिमिट लिमिट लिखते चले जाओगे तो गलत हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट विच एवर इज लेस। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से, अब इसमें देखिए बहुत सारे अलाउंसेस और हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं होते, इसलिए हम उन्हें याद करने के लिए एडवाइस नहीं देते। हमारे काम का था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ये हमारे काम का था। ठीक है, अब ये ट्राइबल एरिया, मतलब आप किसी पिछड़े इलाके में रहते हैं, जंगली इलाके में रहते हैं, जहां लोग है ही नहीं, वहां आपको भेज दिया, उसके लिए आपको अलाउंस दे दिया, तो 200 रुपीज पर मंथ, याद करने की जरूरत नहीं है। हिली अलाउंस याद करने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर एरिया अलाउंस याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग लोगों को मिलता है। जो मोस्ट कॉमनली हर व्यक्ति को मिल सकता है वही हमारे काम का है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये बढ़ गया है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए 1600 पर मंथ है, और अगर ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 3200 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, जो लोग जमीन के नीचे काम करते हैं, अंडरग्राउंड में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, इन सब में करते हैं, एक बार रीड कर लेना कि इनके लिए 800 रुपीज पर मंथ तक की लिमिट फिक्स की गई है। और कुछ याद करने की सर इसमें आवश्यकता है तो मेरे हिसाब से और कुछ इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए जी एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आर इज इन रिसिप्ट ऑफ फॉलोइंग अलाउंसेस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। नंबर 1 कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस मेरे डीटीसी हुआ में आता था, जितना खर्च कर दोगे उतना एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल। तो मिलता था 600 पर मंथ, तो 12 महीने का हुआ 7200। तो देखो यहां लिखा है कन्वेंस अलाउंस, रिसीव हुआ 7200, स्पेंड किया 5000, तो जितना स्पेंड किया वो एग्जेम्प्ट, लेस कर दो, टैक्सेबल हो गया 2200। कितना सिंपल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2200 पर मंथ, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिमिट वाली में आ रहा है 1600 रुपए पर मंथ। ठीक है, और जिसमें लिमिट लग गई है उसमें कितना खर्च किया ये काम का नहीं है, इसको भूल जाओ कि उसने कितना खर्च किया। 2200 मिला था तो 2200 को यहां लिखो, एग्जेम्प्ट होगा, लिमिट बताई गई है 1600, तो 1600 रुपीज आपका एग्जेम्प्ट हो गया, रिमेनिंग आपका टैक्सेबल हो गया। यूनिफॉर्म अलाउंस 5000, स्पेंड किया 4000, तो 1000 टैक्सेबल हो गया। एजुकेशन एंड हॉस्टल दोनों मिला के दिए हुए, तो एजुकेशन का था 100, हॉस्टल का था 300, टोटल हो गया 400। सर हमें मिला 450 पर मंथ 3 बच्चों के लिए, लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगी 2 बच्चों के लिए। तो देखिए आपको मिला 450 3 बच्चों के लिए 12 महीने का, लेकिन एग्जेम्पशन होगी 400 रुपए 2 बच्चों के लिए, और ये बाकी का आपका टैक्सेबल। ठीक है, तो आप इसको रीड कर लेंगे 4.9 इलस्ट्रेशन को, और बाकी बचे हुए अलाउंसेस हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए आज इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।